हाँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयवता, संरचना से रिलेटेड। कल ज्यामिति था, आज है संरचनात्मक। संरचनात्मक 4 प्रकार के हैं। पहला है आयनन समावयवता, दूसरा हाइड्रेट समावयवता, तीसरा है बहुलीकरण समावयवता और चौथा है उप सहसंयोजक समावयवता। सबके डेफिनेशन का आधा लाइन लगभग समान है, बाकी चीज अलग है। यहाँ पे पहला है आयनन समावयवता। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखो आयनन है तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन आयन से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? आयन से। कोई भी उप सहसंयोजक यौगिक को जब आयनिक विलयन बनाया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो अलग अलग प्रकार के आयन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के समावयवता को बोलते हैं आयनन समावयवता। आयनन करेंगे यहाँ पे। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल CONH3 4Cl2Br2 और इसका जोड़ीदार देखते हैं CONH3 4Br को कर देते हैं अंदर और Cl2 को कर देते हैं बाहर। इस दोनों में देखोगे तो अणुसूत्र एक समान है। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट कितना ठो है? 1, NH3 कितना ठो है? 4, Cl कितना है? 2, Br कितना है? 2। यहाँ पे ये इसके समान है, ये वाला इसके समान है, ये वाला इसके समान है, ये वाला इसके समान है, मतलब परमाणुओं की संख्या समान है। इसमें अलग क्या है? जब इसका जलीय विलयन बनाएंगे ना तो ये ब्रोमीन को बाहर त्यागेगा, मतलब कौन सा आयन त्यागेगा? ब्रोमाइड आयन। और ये वाले का जब जलीय विलयन बनाएंगे तो ये कौन सा आयन त्यागेगा? क्लोरीन। मतलब दोनों के अणुसूत्र समान है, लेकिन जब इसका आयनन करेंगे तो इनमें संरचना क्या हो जाएगी, मतलब आयन अलग अलग निकलेंगे। आयन क्या निकलेंगे? अलग। तो आयन अलग अलग निकले, इसीलिए इसको बोलेंगे आयनन समावयवता। इसका पता किसके द्वारा चलेगा? आयनन करने पे पता चलेगा। इसी के जैसा एक और एग्जांपल देखते हैं। प्लेटिनम टेट्राएमीन और यहाँ पे बोल देते हैं Cl2 और बाहर में कर देते हैं SO4 PTNH3। मतलब एक लाइन याद करोगे तो बाकी चीज याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे ब्रोमीन बाहर था, ब्रोमीन अंदर, यहाँ पे SO4 बाहर है, SO4 और Cl2 आ जाएगा। इसका ऑक्सीकरण संख्या भी निकालेंगे ना उतना ही आएगा जितना इसका आएगा। इसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो उतना ही आएगा जितना आएगा इसका, लेकिन यहाँ पे SO4 बाहर जाएगा और यहाँ पे Cl2। तो यहाँ पे आयन अलग अलग उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आयनन समावयवता। अब इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं हम लोग, और दूसरे टाइप में है हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट का संबंध होता है जल से। हाइड्रेट का सीधा संबंध किससे होता है? जल से। मतलब इस प्रकार के समावयवता में भी अणुसूत्र समान रहेंगे, लेकिन संकुल के अंदर और संकुल के बाहर जल की मात्रा अलग अलग होगी। कैसे होगी वो चेक करते हैं। तो उसके लिए हमको देना पड़ेगा उदाहरण। 2 उदाहरण देंगे फिर काम खत्म। एक ही उदाहरण से खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण ले लेते हैं PtH2O6Cl3। ये अभी इस रूप में नहीं है, इस रूप में अभी इसको लाएंगे, अभी इस रूप में नहीं है। तो ये है उदाहरण। इसके 3 रूप अभी बनेंगे। देखना, पहला रूप केंद्रीय धातु क्या है? प्लेटिनम। इसके बाद H2O कितना ठो है? अभी 5 ठो कर देते हैं अंदर, 1 ठो Cl कर देते हैं अंदर, बाहर 2 ठो Cl हो जाएंगे और 1 ठो H2 हो जाएंगे। इसमें और इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि जल के अंदर 5 नहीं, संकुल के अंदर 5 जल, संकुल के बाहर 1 जल। क्लोरीन अभी 3 था, 1 अंदर और 2 बाहर। दूसरा संरचना इसका देखें तो प्लेटिनम ही रहेगा। H2O को यहाँ पे कर दो, पूरा 6 रहने दो। Cl के लिए जगह ही नहीं बचेगा, फिर
Cl3 हो जाएगा बाहर और बाहर में एक भी H2O नहीं रहेगा। ये दूसरा संरचना हो गया। एक तीसरा संरचना देख लेते हैं, PtH2O। 6 से 5, 5 से कितना कर देते हैं 4। तो अगर 5 किए तो 1 क्लोरीन अंदर, हाइड्रोजन एक कम किए तो 2 क्लोरीन अंदर करना पड़ेगा, बाहर में 1 क्लोरीन बचेगा और 4 2H2O कहाँ चले जाएंगे। अब डेफिनेशन इसका क्या था कि इस प्रकार के समावयवता में अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संकुल के अंदर और बाहर जल की मात्रा अलग अलग होती है। आप देख पा रहे होंगे इसका पहला एग्जाम्पल ये H2O 1 ठो बाहर है, 5 ठो अंदर, 2 बाहर हैं, 4 ठो अंदर। यहाँ पे सबके सब अंदर है, बाहर कोई नहीं है, सबका अणुसूत्र समान है। 6 H2O इसमें भी, 6 इसमें भी, 6 इसमें भी। तो इस प्रकार को बोलते हैं हाइड्रेट समावयवता। इसके बाद आगे 2 ठो बच्चे हैं, उनको पढ़ेंगे, इतना को पहले लिख लो। इसके बाद सी नंबर जो था वो था बहुलीकरण समावयवता। बहुलीकरण समावयवता का जो डेफिनेशन होता है, सुनिए। बहुलीकरण समावयवता में क्या होगा, अणुसूत्र अभी भी समान होगा लेकिन जब उनके अलग अलग घटकों का सरलतम रूप निकालेंगे ना या मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे ना तो देखेंगे कि उनका अनुपात आएगा वो सरल रूप होगा, जैसे कि 1:2:3, 2:1:4, ऐसा सरल रूप होगा। अणु परमाणुओं की संख्या अलग अलग होगी लेकिन जब उनका अनुपात निकाला जाएगा तो सरलतम रूप आएगा। तो बहुलीकरण समावयवता हो जाएगा। देखते हैं बहुलीकरण समावयवता में एग्जाम्पल। पहला संरचना PT NH3 4Cl2। एक इसी का दूसरा रूप देखते हैं, PT NH3 4 PT NH3 2Cl4। अब इसमें ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा कम है, ये वाला एग्जाम्पल में संख्याओं की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है। अब देखते हैं कि इनका अनुपात निकाल के बराबर आता है कि नहीं। यहाँ पे प्लेटिनम, इसका अनुपात निकालेंगे पहले वाले एक अनुपात, तो प्लेटिनम कितना है, 1 ठो है। NH3 कितना ठो है और क्लोरीन कितना है, तो इसका अनुपात कितना निकला, 1:4:। अब निकालते हैं बी वाले का बराबर आता है कि नहीं। PT कितना है पूरे यहां से यहां तक में 2, एक यहां पे और एक यहाँ 2। इसके बाद NH3 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, 6 और 2 8। और क्लोरीन कितना था इसमें और इसमें कितना है 4, और इसमें तो है ही नहीं, झूरा झार। तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 4। जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1, 2 से 8 कटेगा तो 4, 2 से 4 कटेगा तो 2। आप देखोगे कि ऊपर वाले और नीचे वाले का अनुपात सरल आया और एक बराबर आया। इसको बोलते हैं बहुलीकरण समावयवता। देखने पे नहीं लगता होगा कि एक जैसे होंगे लेकिन इनका अनुपात सरल होता है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, ये इससे मैच नहीं करता लेकिन ये इससे मैच करता है, तो इसको बोलते हैं बहुलीकरण समावयवता। बहुलीकरण समावयवता के बाद जो अगला होगा वो होगा उप सहसंयोजी समावयवता। उप सह संयोजन, संयोजन है कि संयोजी है, संयोजी समावयवता। संकुल यौगिकों में ब्रैकेट होता है
उसको बोलते हैं संकुल। उसको क्या बोलते हैं? संकुल। ये जो ब्रैकेट है ना यहाँ से यहाँ तक, अगर पूरा डब्बा पैक कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं संकुल। उपसंयोजी समावयवता का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, इस प्रकार के भी उपसंयोजी यौगिकों में अणुसूत्र समान होता है। अणुसूत्र दोनों में क्या होगा? समान होगा। लेकिन यहाँ के केंद्रीय धातु या तो लिगेंड आपस में फ्लिप कर जाएंगे, वो उसके जगह चला जाएगा और वो उसके जगह चला जाएगा, एक दूसरे के साथ चले जाएंगे। उपसंयोजी समावयवता का देखते हैं एग्जाम्पल। CONH3 4Cl2 और इसी का एक जोड़ीदार देखते हैं। CO के जगह पे कर देते हैं Cr, NH3 के जगह पे कर देते हैं, या इसको 6 ना करके इसको कर देते हैं 6, Cl2 को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट छोटा कर देते हैं। यहाँ पे CO के जगह पे कर दिए Cr, यहाँ पे कर देते हैं CN6। अब इन दोनों में क्या किया जा सकता है? कोबाल्ट को भेज दो इस क्रोमियम के जगह पे और क्रोमियम को ले आओ कोबाल्ट की जगह। तो इसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा Cr NH3 6 और बगल वाले का क्या हो जाएगा? CO CN6। अब इस दोनों में क्या Cn की मात्रा घटी बढ़ी? Cr की मात्रा घटी बढ़ी? किसी की नहीं घटी बढ़ी ना, लेकिन दोनों अलग अलग दिखने लगे। ये वाला अभी CO के साथ NH3 दिख रहा है, अभी Cr के साथ NH3 दिखा। तो यहाँ पे उप सहसंयोजन संख्या में क्या हो गया? चेंजिंग हो गया। मतलब अभी क्या था, कोबाल्ट के साथ जो लिगेंड जुड़ा था वो क्या था? एमीन, लेकिन अभी कोबाल्ट के साथ क्या जुड़ा है? साइनो। इस प्रकार के समावयवता को बोलेंगे उप सहसंयोजी समावयवता। मतलब इसके केंद्रीय धातु या तो लिगेंड दोनों में से कोई एक दूसरे का साथ छोड़ करके दूसरे संकुल में चले जाएं। अगर मैं ये बोलता कि NH3 को यहाँ से मैं यहाँ भेज दूं और Cn को यहाँ से यहाँ ले आऊं, तो Cn किसके साथ आ जाएगा? कोबाल्ट के साथ आएगा ना। Cn किसके साथ है? कोबाल्ट के साथ। NH3 किसके साथ जाता? क्रोमियम के साथ। NH3 किसके साथ है? क्रोमियम के साथ। तो चाहे इस साइड को बदलो केंद्रीय धातु को, चाहे लिगेंड को बदलो, दोनों एक ही बात है। ना कोई बाहर से अंदर आ रहा है, ना कोई अंदर से बाहर जा रहा है। तो इस प्रकार को बोलेंगे उप सहसंयोजी समावयवता। उप सहसंयोजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी हम ऐसे करके बनाते हैं ना, तो इसके अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उनको बोलते हैं उप सहसंयोजन क्षेत्र। उप सहसंयोजन क्षेत्र बोलते हैं इसको, उप सहसंयोजन क्षेत्र बोलते हैं। इसी कारण से यहाँ पे जितनी भी चेंजेस होंगी, चाहे इसको चेंज करें चाहे इसको चेंज करें, उसको बोलेंगे उप सहसंयोजी समावयवता। ये खत्म हुआ 2 और प्रकार का समावयवता। अब ये खत्म हो गया, अब आगे पढ़ेंगे जो भी होगा उसको।